हो, चाहे वो हिंदी की है, चाहे संस्कृत की हो, चाहे इंग्लिश की हो, किसी की हो, वो एक तरह की कसौटी होती है उस भाषा की, है ना? उस भाषा की कसौटी होती है कि उसी पर कसकर यानी परख कर हम उस भाषा की सुचिता कितनी शुद्ध है, कितनी परिष्कृत है, इस चीज को देख सकते हैं। तो हिंदी में व्याकरण के कुछ सोपान जो है, मैंने जो ये बनाया पीपीटी, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक तरफ से अगर चलें तो संधि है, समास है, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद और बहुत सारे, केवल इतने ही नहीं, और बहुत सारे इसके सोपान, इसके भाग हैं, है ना? इसके बहुत सारे सोपान, बहुत सारे भाग और भी हैं। जान सकते हैं कि जो व्याकरण है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें लेनी होती है। तो इन सबके बीच में है जो समास, आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इन्हीं सब चीजों में एक समास पार्ट है, उस समास को हम लोग आज पढ़ेंगे। देखते हैं कि समास है क्या। तो सबसे पहले आता है कि समास है क्या। पहली चीज तो यही आएगी, जब कोई चीज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वो जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। तो उसके लिए हमें उसकी परिभाषा और एक दो उदाहरण देखने पड़ेंगे। तो समास की परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, और उसके उदाहरण कैसे समझेंगे कि ये समास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समास का तात्पर्य। तात्पर्य मतलब अर्थ, कि समास कहते किसे हैं। तो समास का जो शब्द है समास, उसका अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि या संक्षिप्तीकरण। जो रेड कलर में लिखा है वो है संक्षिप्तीकरण। इस समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि, प्रक्रिया। किसी भी दो या दो से संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाना ही समास कहलाता है। ऐसे अगर हम कभी देखते हैं कि प्रश्न आता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ देते हैं संक्षेप। इसीलिए क्योंकि वो संक्षिप्तीकरण करने की एक प्रक्रिया है, इसे ही हम समास कहते हैं, है ना? तो समास हम किसे कहते हैं कि जो संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया है, उसे ही हम समास कहते हैं। आगे प्रश्न यही उठता है ना कि समास किसे कहते हैं, तो संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। समास की परिभाषा, समास की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सबसे इजी परिभाषा, सरल परिभाषा है ये कि समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को। दो चीजों को ध्यान से रखना इसमें, पहला क्या है, एक नवीन, और दूसरा सार्थक। यानी दो हो, दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, उन सब शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बने। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द, एक वो शब्द सार्थक भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि दो शब्द हो, तीन शब्द हो, और उनसे सबसे मिलकर एक नया शब्द बनेगा, और वो नया शब्द सार्थक भी होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं बनना है। बच्चे अधिकांशतर यही गलती करते हैं कि शब्द तो बना देते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि वो सार्थक है या नहीं है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है कि वो शब्द सार्थक होना चाहिए, तो उसे हम समास कहेंगे। सबसे सरल परिभाषा यही है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। नेक्स्ट, समास का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते। जैसे अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी, वो परिभाषा कैसे चरितार्थ होती है। देखिए यहां पर क्या है, एक शब्द है चरण कमल।
तो पहला एक शब्द है कमल, दूसरा है चरण। पहला एक है कमल और दूसरा है चरण, है ना। तो ये क्या है कि बन गया दोनों कमल और चरण शब्द से मिलकर शब्द का निर्माण हो गया और वो शब्द बन गया चरण कमल। अब देखिए, कमल का अपना एक अर्थ है, चरण का अपना एक अर्थ है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। लेकिन जब दोनों मिलकर एक नया शब्द बन गया तो बना चरण कमल, तो उसका अर्थ अलग से, उसका अलग एक अर्थ हो गया। कमल का सेपरेट अपना अर्थ है, चरण का मतलब पैर अपना अर्थ है, लेकिन जब दोनों मिल गए तो उनका अपना एक सेपरेट अर्थ हो गया, जिसका मतलब हो गया कि कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण। इसमें एक क्या है, देखिए कमल जो है वो विशेषता बता रहा है, विशेषण है, चरण की विशेषता बता रहा है। पैर कैसे हैं, कमल के समान है। कमल एक अपना समास का उदाहरण है। समास क्या होता है, दो शब्द, दो नया शब्द बनता है और वो सार्थक होता है। तो कमल एक शब्द है, दूसरा चरण है, और जब दोनों मिलकर बना तो बन गया चरण कमल। तो चरण कमल का अपना एक अर्थ है, ये एक सार्थक शब्द है। ऐसे ही सर रसोई घर, तो रसो, हाँ बताइए। सर इसमें जो कमल और चरण है वो सर उपमान और उपमेय है सर, या विशेषण और विशेष्य है? बेटा उपमेय और उपमान, जो उपमान है और उपमेय है, उपमान को ही विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, एक ही चीज दोनों एक दोनों ही है, होते हैं? खाली नाम बदले हैं। दोनों एक ही? दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। उपमेय जो है, उपमेय उपमेय जो है वो विशेष्य है, ठीक, उपमेय विशेष्य, उपमान विशेषण, ऐसे याद कर लो। ओके सर। उपमान जो है वो कमल क्या है, कमल उपमान है, और चरण जो है उपमेय है, और विशेषण कमल है, विशेष चरण है, दोनों एक ही चीज है, उनके नाम अलग अलग हैं, चीज एक ही है। जैसे अगला है रसोई के लिए घर, तो एक है रसोई, दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों मिलकर एक नया शब्द बन गया रसोई घर, तो वो घर जो रसोई के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो भोजन पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है, वही घर। अगर दोनों अलग अलग हैं तब तक दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन जब दोनों एक में मिल गए, जब समस्त पद बन गया या सामासिक पद बन गया, ये जो चरण कमल है, रसोई घर है, इसको हम सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। तो जब दो शब्द मिलकर एक सामासिक पद बन गया, एक समस्त पद बन गया, तो ये क्या हो गया, इनकी अपना एक अलग अर्थ ये बताने लगे। रसोई घर क्या है, जो रसोई के लिए प्रयोग किया जाए, है ना, जो रसोई के पर्पज से बना हो। वैसे तो घर अलग है, घर के अपना कार्य अलग है, घर में रहने के लिए है, किसके लिए है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर रसोई घर का मतलब होगा जो भोजन बनाने के लिए या भोजन पकाने के लिए जो काम में लाया जाए। ऐसे ही घुड़सवार, तो घोड़े का अपना एक अर्थ है, संज्ञा है घोड़ा, और सवार अपना एक अर्थ रखता है, लेकिन घुड़सवार वो व्यक्ति जो घोड़े पर, है ना। ऐसे ही देशभक्त, राजा का पुत्र, इनमें सब में बताया क्या गया है, इनमें सब में ये बताया गया है कि किस तरीके से दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, और वो नया शब्द सदैव सार्थक होगा। वहीं पर समास क्या है, समास एक संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है, एक विधि है, जो दो तीन शब्दों से मिलकर बनता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है, और वो नया शब्द जो होगा वो सदैव सार्थक होगा, ठीक है। इसके बाद समास के अन्य नाम, समास को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। समास के नियमों से निर्मित, एक बहुत अच्छी चीज इस पे लिखी है, समास के नियमों से निर्मित, यानी ऐसे ही नहीं जोड़ सकते, नियम के तहत जोड़ सकते हैं। अगर वो नियम के अंतर्गत आता है तभी वो समास होगा। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। अब हम एक बार पिछली स्लाइड पर चलते हैं, देखिए, जैसे कमल और चरण जब हमने जोड़ा तो नया बन गया चरण कमल। वही चीज यहां पे कह रहे हैं
कि समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। यह चरण कमल जो नया शब्द बना, ये क्या है? सामासिक शब्द है। ये समास के नियमों से मिलकर बना है, इसीलिए ये सामासिक शब्द है। और इसे ही हम समस्त पद भी कहते हैं। यानी सामासिक शब्द या समस्त पद एक ही चीज है। जैसे अभी प्रश्न आया था आपकी तरफ से, विशेषण और उपमान दोनों एक ही चीज हैं, उपमेय और विशेष दोनों एक ही चीज हैं। ऐसे ही सामासिक शब्द और समस्त पद दोनों एक ही चीज हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है, इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब मेन चीज क्या है, हमें ये जो स्लाइड है इसको भी देखना बहुत जरूरी है कि जब हम परिभाषा पढ़ते हैं समास की, तो उसमें बताते हैं कि दो पद होते हैं। तो उन दो पदों को कहते क्या है? सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद, दो पदों से मिलकर बनता है, तो पूर्व पद एवं उत्तर पद, उन दो पदों को कहते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। कि सामासिक शब्द का जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है या जो आखिरी पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम सामासिक पद कहते हैं या सामासिक शब्द कहते हैं। अब यही जो दो शब्द मिले हैं, इन्हें हम पहले वाले को कहेंगे पूर्व पद और दूसरे वाले को कहेंगे उत्तर पद। तो या प्रथम पद, द्वितीय पद भी कहीं कहीं पर कहते हैं, कहीं कहीं पर पहला पद और दूसरा पद भी कहते हैं, पूर्व पद उत्तर पद भी कहते हैं। तो कोई इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तीनों जो शब्द हैं वो एक ही हैं, चाहे पूर्व पद उत्तर पद कह लो, चाहे पहला पद दूसरा पद कह लो, चाहे प्रथम पद और दूसरा द्वितीय पद कह लो, तीनों चीजें जो हैं वो एक ही हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक जो है समास के भेद। तो समास के भेद 6 होते हैं, प्रकार जिन्हें कहते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 ही समास होते हैं जो आपके स्क्रीन। हिंदी समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। एक एक करके इनको हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पद है, तो वो समास है, वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास सबसे पहला समास आता है। अब देखिए, अव्ययी भाव समास जो है, जैसा नाम है वैसा ही ये समास भी है। पढ़ सकते हैं, जिस समास का पहला पद या प्रथम पद या पूर्व पद, तीनों एक ही चीज है। जिस समास का पहला पद मीन्स पूर्व पद या प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान हो, पहला पद ही अव्यय है, पहला पद ही प्रमुख है, मुख्य है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हमें अव्यय चाहिए। जब तक हम नहीं जानते हैं कि अव्यय होते क्या हैं, तब तक हम इसको नहीं पहचान पाएंगे। तो अव्यय की क्लास हो चुकी है आपकी। अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग, कारक, वचन, स्थिति के अनुसार कभी बदले ना, सदैव एक जैसे रहे। जिनके एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पर, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, तथा, हर, प्र, ये सब अव्यय हैं। ये सब जो दिए हैं उदाहरण, ये सारे के सारे अव्यय हैं। तो जिस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होगा। यानी जब समस्त पद हम पढ़ेंगे तो उनके सबसे पहले निकलेगा अनु, निकल सकता है, आ निकल सकता है, प्रति निकल सकता है, भर आ सकता है, तथा, यथा, हर, प्र, इन्हीं में से, या ऐसे और भी, ये सारे नहीं है, ये केवल उदाहरण के लिए है।
ऐसे ही बहुत सारे और अव्यय, जहां से अव्यय से वो शब्द स्टार्ट होता है। पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो और वही प्रमुख है। जो अव्यय है क्यों प्रमुख है? क्योंकि उसी के माध्यम से पूरे समस्त पद का जो अर्थ है वो परिवर्तित होता है। जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही प्रधान होता है, समास कहते हैं। और अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे यहां पर एग्जाम्पल में लिखे हैं कि पहला पद उसका अनु हो सकता है, आ हो सकता है, प्रति हो सकता है, भर हो सकता है, तथा, यथा, हर, प्र। जैसे अनु लिखा है तो अनु से क्या बनेगा? अनुगमन, अनुसरण, है ना। आ से आजन्म, आमरण। प्रति लिखा है तो प्रतिदिन, भर है तो भर पेट, यथा विधि, हर दिन। तो ये जो बनते इनमें क्या है कि शब्द के पहले ये निकले, यही प्रमुख है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे क्या है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये टेबल जैसी बनी है, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, समास विग्रह। बहुत अच्छा है, नीचे तक देखते जाओगे। पूर्व पद क्या है इसमें? आ, यथा, यथा, प्रति, नी। उत्तर पद क्या है? जन्म, अवधि, क्रम, दिन, डर। समस्त पद या सामासिक पद क्या बनेगा? आजन्म, यथा विधि, यथावधि लिखा है, हाँ यथा अवधि है तो यथावधि बनेगा। यथाक्रम, प्रतिदिन, निडर। तोड़ेंगे कैसे इसको? आजन्म को जन्म पर्यंत, यथावधि को अवधि के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, बिना डर के, निडर। डर देखना क्या है कि अव्ययी भाव समास की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इसका पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय है। अब समस्त पद, ये देखेंगे समस्त पद आजन्म को, तो आजन्म में आ जो है वो क्या है? पूर्व पद है, और जन्म जो है वो उत्तर पद है। पूर्व पद इसका अव्यय होगा, यानी आ जो है वो अव्यय है और यही प्रमुख है। जन्म प्रमुख नहीं है, आ प्रमुख है, यानी जन्म पर्यंत, पूरे जीवन। आजन्म का मतलब क्या है? पूरे जीवन, संपूर्ण जीवन। तो यही जो आ लगने से ही यहां पर जीवन तो नहीं था, मेन क्या है? आ लगने से यहां पर पूरा जीवन इसमें संबद्ध कर दिया गया। तो ऐसे ही यथाविधि, यानी आ देखो, आ जन्म में आ निकला, यथाविधि में यथा निकल रहा है, यथाक्रम में यथा निकल रहा है, प्रतिदिन में प्रति निकला, निडर में नी निकला। ये क्या है? यही पूर्व पद है और यही अव्यय है जो कभी टूटता नहीं है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है जो प्रमुख होता है, ठीक है। पहला पद अव्यय होता है, वही प्रमुख होता है। और कभी कभी जब पहला पद और दूसरा बोलते हैं तो समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास। बहुत ही सरल है, बस आप उसे थोड़ा सा समझें खाली। जब भी पढ़ेंगे यथाशक्ति, यथाविधि, निडर, आजन्म, आमरण, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके पहले पद में, पूर्व पद में आपको सदैव अव्यय मिलेगा। अगर हम ये सदैव प्रथम पद या पूर्व पद जो होगा वो अव्यय होगा तो अव्ययी भाव समास समझने में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अव्ययी भाव समास की परिभाषा, जब भी हम कभी देखते हैं कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय मेन चीज है कि अव्यय को हम समझें कि अव्यय है क्या। तो अव्ययांश हैं, दोनों चीजें मैंने कहा। अव्यय वो शब्द या शब्दांश हैं, शब्द भी हो सकते हैं और उसका पार्ट भी हो सकते हैं, कि जो कभी भी लिंग के आधार पे, कर्म के आधार पे, क्रिया के आधार पे, संज्ञा के आधार पे, मतलब किसी भी स्थिति में जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते,
सदैव एक जैसे रहते हैं, उन शब्द या शब्दांश को हम अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के लिए आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं कि अनु है, आ है, प्रति है, भर है, तथा, यथा, हर, प्र, ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास में कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होते हैं, और इन्हीं से बनने वाले जो शब्द हैं वो परीक्षाओं में खूब पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए हम जैसे ही पढ़ें कि अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल पढ़कर हमें मालूम पड़ जाए कि हाँ ये अव्ययी भाव समास, अगर हम ना भी तोड़ें, बिना तोड़े हमें मालूम पड़ जाए कि ये अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम परिभाषा अगर सही से उसकी पढ़ लेते हैं कि परिभाषा क्या है, तो उसी से हमें मालूम पड़ जाएगा कि अव्ययी भाव समास है। अगर हम केवल बस एक बार परिभाषा सही से याद कर, एक बार परिभाषा पढ़ लो बस, जैसे ही एग्जाम्पल, जैसे ही उदाहरण आपके सामने आएगा, आप जान जाओगे इसका पहला पद जो है वो अव्यय है, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप जान जाओगे ये अव्ययी भाव समास है। इसमें जैसे यथा समय भी आता है, तो यथा जो है वो अव्यय है, यथा कभी टूटेगा नहीं। यथा समय, प्रति वर्ष, तो प्रति जो है वो है अव्यय, प्रति कभी नहीं टूटेगा। प्रति सप्ताह, तो प्रति सप्ताह जो प्रति निकला वो कभी नहीं टूटेगा। आजीवन, जीवन पर्यंत जिसे है। आमरण, मृत्यु तक, तो आ जो है जैसे निकला था निडर, तो नी जो है वो अव्यय है, कभी नहीं टूटेगा वो। तो ये चीजें हम सदैव ध्यान रखें। अकारण, कारण, तो आ जो है वो अव्यय है, कभी नहीं टूटेगा। बेरहम, बे जो है अव्यय है ना। बेकाम, बेरहम, ये जितने भी हैं ये सब अव्यय हैं जो कभी टूटते नहीं हैं, इसलिए हमें इनको ध्यान रखना चाहिए। बेशक, बेनाम, निसंदेह, तो निसंदेह में बिना संदेह के, तो नी जो है वो भी अव्यय है, कभी नहीं टूटेगा, है ना। या कभी कभी ऐसा होता है कुछ जो एक ही शब्द जहां पे पुनरावृत्ति होती है शब्द की, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, साफ साफ, ये एग्जाम्पल इसमें स्लाइड में नहीं लिखे हैं, लेकिन ये भी एग्जाम्पल पढ़ लो कि जहां पर कोई शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, साफ साफ, जैसे बोले ना साफ साफ बोलिए, तो साफ साफ बोलिए का मतलब क्या है कि बिल्कुल स्पष्ट बोलना, स्पष्ट। तो हमें यह भी देखना है कि जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, एक शब्द कहा जस्ट तुरंत दोबारा दूसरा शब्द कहा, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास ही होगा। तो अव्ययी भाव समास जहां पर पहला पद अव्यय हो, या फिर जहां पर समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ये था अव्ययी भाव समास, को समझ में आया होगा।